नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की नई शांति योजना का सावधानी से स्वागत किया। पुतिन ने कहा यह योजना अंतिम शांति समझौते का आधार बन सकती है, लेकिन अमेरिका ने इस पर रूस से कोई गंभीर चर्चा नहीं की। पुतिन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन की मंजूरी नहीं ले पा रहा है क्योंकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय समर्थक अभी भी रूस को युद्ध में हराने का भ्रम पाले हुए हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा यह उनके देश के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। अमेरिका की शांति योजना के चलते यूक्रेन अब मुश्किल विकल्पों के सामने खड़ा हो सकता है, या तो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जोखिम उठाए या अमेरिका जैसे सबसे बड़े सहयोगी का समर्थन खो दे। अमेरिका की योजना में शामिल है यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों को रूस को सौंपना, यूक्रेन की सेना का आकार कम करना, यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि वो क्षेत्र सौंपने के खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वॉशिंगटन के साथ रचनात्मक चर्चा करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का एक फॉर्मूला तैयार किया है जो शांति लाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले इस योजना को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मंजूरी देनी होगी, तभी कोई समझौता आगे बढ़ सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमें लगता है कि हमारे पास शांति लाने का तरीका है, लेकिन इसकी मंजूरी ज़ेलेंस्की को देनी होगी। उन्होंने कहा कि वार्ता काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते। ट्रंप ने युद्ध को शर्मनाक और ऐसा संघर्ष जो होना ही नहीं चाहिए ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की तथाकथित शांति योजना दरअसल शांति योजना नहीं है, ये रूस की मांगों को लेती है और उन्हें शांति प्रस्ताव के रूप में पेश करती है, जो कि यूक्रेन के लिए एक तरह का आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम है। अगर इसे मान लिया जाता है तो ये सशस्त्र आक्रमण को पुरस्कृत करेगा। बेंगलुरु पुलिस ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप में चुनावी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। ये शिकायत विनोदा नाम की 39 वर्षीय महिला ने दर्ज कराई, जो नेल्लूर हल्ली की रहने वाली हैं। एफआईआर के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी और निजी लोग मिलकर वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी नाम शामिल कर रहे थे। विनोदा का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की गई, जिससे जनता के जनादेश से छेड़छाड़ हुई हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान की कोशिश जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट अच्छी बने ये सभी चाहते हैं, लेकिन बीजेपी यहां एसआईआर के नाम खेल करना चाहती है। ये खेल हमें बिहार में देखने को मिला है। वहां आरजेडी उन सीटों पर भी हार गई जहां वो मजबूत स्थिति में थी। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट इकट्ठे थे, वहां आरजेडी हार गई, इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। यूपी में शादियों का सीजन चल रहा है और राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एसआईआर से विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह और जिस समय से ये प्रक्रिया चल रही है उससे सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार, सीपीआईएम के राज्य सचिव और आईयूएमएल की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। याचिकाओं में मांग की गई है कि केरल में चल रही एसआईआर को टाल दिया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया बेहद झंझट भरी है और स्थानीय निकाय चुनावों के साथ टकरा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे, मामले को अति आवश्यक बताते हुए इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर केंद्र और राज्य की राजनीति तेज हो गई है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को हटाया जाएगा और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो घुसपैठियों के साथ हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह एक नाकाम गृह मंत्री हैं। वो पहलगाम आतंकी हमला रोक नहीं सके, दिल्ली ब्लास्ट रोक नहीं सके और अब घुसपैठ की बात करते हैं। अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो ये आपकी और आपके मंत्रालय की नाकामी है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर का मकसद बंगाल के बोनाफाइड नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है और इससे लोगों को भारी तकलीफ हो रही है। इसी मुद्दे पर एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को बिना तैयारी, अव्यवस्थित और खतरनाक बताया था। कोलकाता के बेलियाघाट विधानसभा क्षेत्र में 7 बीएलओस को चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। आरोप है इन अधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जुटा गए फॉर्म्स का ठीक से डिजिटाइजेशन नहीं किया। ये कई फॉर्म अधूरे और गलत तरीके से अपलोड किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि बीएलओ को शुक्रवार दोपहर तक ये बताना होगा कि उन्होंने काम सही तरीके से क्यों नहीं किया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बीएलओस पर तनाव और दबाव का मुद्दा भी चर्चा में है। कई बीएलओस की सुसाइड की खबरें भी आ रही हैं। ममता बनर्जी ने इसी को लेकर ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया को टिकाए रखने में हिंदू समाज की बड़ी भूमिका है और हिंदू ना हो तो दुनिया भी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अमर है और भारत की सभ्यता ने यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं को पीछे छोड़ते हुए आज तक खुद को जीवित रखा। भागवत ने कहा कि दुनिया के हर देश ने अच्छे बुरे समय देखे हैं। यूनान, मिस्र और रोम सबकी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता आज भी कायम है। जरूर कुछ खास है जो हम अब भी मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद सबसे ताकतवर गृह विभाग को अपने हाथ से जाने दिया है। शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में गृह विभाग अब उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के पास जाएगा। ये पहली बार है जब 2005 से लगातार गृह विभाग संभाल रहे नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए की गाड़ी अब बीजेपी के हाथों में ज्यादा मजबूती से आ गई है। सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी लगातार आक्रामक रही है और अब गृह विभाग मिलने से सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था के साथ साथ इस संवेदनशील मुद्दे को सीधे हैंडल करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने पास सिर्फ सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और कुछ छोटे मोटे विभाग रखे हैं। वो अब पूरी तरह शासन और विकास योजनाओं पर फोकस करना चाहते हैं। जेडीयू कोटे से कोई बड़ा विभाग नहीं मिला है जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी को बढ़ावा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर मनमोहन वैद्य की लिखी किताब हम और ये विश्व के लॉन्चिंग के अवसर पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। इस बीच जगदीप धनखड़ को उनके सहयोगी बार बार फ्लाइट देरी को लेकर बता रहे थे। इसे लेकर उन्होंने कहा, मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों मेरा हाल का अतीत इसका सबूत है। उनके इतना कहते ही पूरा परिसर तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस पर इशारा कर गए धनखड़। इसके अलावा उन्होंने एक बात कहते हुए ये भी कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये सब पुस्तक के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ उम्मीद की एक किरण है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का सख्त विरोध किया। ये सभी 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश केस में यूएपीए के तहत आरोपी हैं। पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, बस जमानत लेने के लिए ही संविधान का आर्टिकल 21 का याद करते हैं। उमर खालिद और बाकी आरोपियों का कहना है वो 5 साल से जेल में हैं और ट्रायल में देरी पुलिस की वजह से हो रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी खुद ही ट्रायल में देरी कर रहे हैं ताकि बाद में इसे जमानत का आधार बना सके। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन वीडियो दिखाए। शुक्रवार को वीडियो में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एक सड़क पर दंगों के दौरान भीड़ को चलते हुए दिखाया गया। एक दिन पहले शर्जील इमाम के भाषणों के वीडियो दिखाए गए थे। पुलिस का दावा है इमाम ने लोगों को भड़काया और हिंसा पहले से प्लान थी। पुलिस ने कहा कि वीडियो में लोग पहले से डंडे इकट्ठा करते नजर आते हैं, पत्थरबाजी की तैयारी दिखती है और कूड़ा तक फेंका जा रहा था। यानी हिंसा कोई अचानक नहीं थी बल्कि साजिश के तहत की गई। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसका बहिष्कार कर रहा है और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनका सामना नहीं होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
वो इस यात्रा को पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है। उन्होंने लिखा, याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। उन्होंने लिखा, अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा, तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड या डील हो जाएगी। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में 61 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वो ये दावा कितनी बार और दोहराएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। मोदी यहाँ 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच महीनों से चल रही तकरार शुक्रवार को अचानक खत्म होती दिखी। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो मिलकर न्यूयॉर्क के भविष्य के लिए काम करेंगे। 34 साल के जोहरान ममदानी हाल ही में चुनावों में भारी जीत के बाद न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। वो लगातार ट्रंप पर हमलावर रहे और उन्हें बुरे मकान मालिकों जैसा बताते थे। वहीं ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और यहाँ तक कि उनकी डिपोर्टेशन की बात भी कही थी। लेकिन शुक्रवार की मुलाकात बिल्कुल अलग तस्वीर लेकर आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ममदानी की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की और कहा वो न्यूयॉर्क को फिर से महान बनाने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.